दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम जो नया टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो पंचायती राज यानी कि जो पीआरआई सिस्टम है इंडिया में लागू किया गया था, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, एसएससी हो यूपी पुलिस हो, उसमें क्या है कि आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर ये है कि कौन सा आर्टिकल्स है, कब इसको जोड़ा गया था, हमारे जो संविधान में किस संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज सिस्टम है इसको इंक्लूड किया गया था। और दूसरी ये पूछ गया था कि जो पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे किस लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट का या स्टेट का या यूनियन लिस्ट का। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, एक दो कमेटीज़ हैं जो कि बनाई गई थी पंचायती राज सिस्टम जब बनाया जा रहा था, तो इसके रिकमेंडेशन के लिए बनाई गई थी कमेटीज़। तो वैसे तो हम सब चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं ना वो हाईलाइट कर लेना आप पेंसिल से, ठीक है, बुक पर। देखो शुरू करते हैं। 38 चैप्टर है ये पंचायती राज सिस्टम। तो जो टर्म है पंचायती राज जो टर्म है ये एक हमें बताती है कि पंचायत पंचायत यानी मतलब है कि रूरल की जो ग्रामीण की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ग्रामीण की जो स्व शासन की प्रणाली है उसके बारे में ये बताती है। तो ये जो सिस्टम है वो सभी राज्यों में लागू किया गया था, ठीक है, जब इसको बनाया गया, ताकि हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी मतलब सबसे निचले स्तर की जो लोकतंत्र की बात करें ना, तो उसको मजबूत करने के लिए राज्य की जो विधानमंडल होते हैं यानी कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, और उस एक्ट के द्वारा इस सिस्टम को जो है कि मंजूरी दी गई थी। साथ ही साथ में क्या है कि हमारा संविधान है, संवैधानिक दिलाने के लिए से यानी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में किया गया था, उसके द्वारा ये जो सिस्टम है इसको पूरी तरीके से क्या है एक संवैधानिकता दी गई थी, ताकि जो पीआरआई सिस्टम जो हमारा है ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग रह सके, और जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो इसी बेस पे जो है हमारे संविधान में संशोधन के तहत जैसे जोड़ा गया था। नाउ हम बात करेंगे कौन कौन सी जो कमेटीज़ बनाई गई थी, और उन कमेटीज़ के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी ना अपनी, कैसे एक सिस्टम बनाया जाए और कैसे जो निचला स्तर है, सबसे ज़मीनी स्तर है, उसको मजबूत करने के लिए कौन कौन से जो कदम है वो सरकार को उठाने चाहिए। तो सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो क्या है कि पीसीएस वगैरह में ये जो कमेटी जितनी बनाई गई हैं पंचायती राज सिस्टम से, इसका सीक्वेंस पूछ लिया था कि कौन सी कमेटी कब बनाई गई थी और उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर हम बात करें तो ये बनाई गई थी सबसे पहले 1957 में, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 1957 में इसको बनाया गया था। अब इसको क्यों बनाया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आज़ादी के बाद से दो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। दो प्रोग्राम का किस उद्देश्य चलाए जा रहे थे कि जो ज़मीनी स्तर का जो विकास है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जो है उनको विकास, उनके विकास के लिए प्रोग्राम चलाए गए थे। तो पहला प्रोग्राम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, जो कि 1952 में चलाया गया था। दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। अब इनकी जो पहले से ही कामकाज जो कर रहे थे, तो इनके काम को जानने के लिए मतलब कैसे ये काम कर रहे हैं और इनको कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे कौन थे, बलवंत राय जी मेहता जो इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने जो अपने रिकमेंडेशन अपनी एक रिपोर्ट जो तैयार की थी वो नवंबर 1957 में सरकार को दी थी, और उसमें इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। और सुझाव किसको लेकर थे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अगर हम बात करें एक सेंट्रलाइजेशन पावर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पावर जो है ऊपर होती है, सबसे ऊपर टॉपर होती है, और जो लोअर लेवल पर वो कमांड देती है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सबसे लोअर लेवल है, लोअर लेवल है कि उसी को पावर है वो दे दी जाए कि लो ठीक है आपके पास पावर है, अब आप अपने हिसाब से क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आप काम करें, ठीक है। ये होती है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, इसने पहला सुझाव ये दिया था कि जो थ्री टायर सिस्टम है यानी कि तीन स्तरीय सिस्टम है वो बनाया जाए। अब ये तीन स्तरीय सिस्टम क्या था, तो सबसे निचले स्तर पर था ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, मतलब गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होगी। पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर जो कि एक मीडिएट वाला पोर्शन होगा, और जिला परिषद जो होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी कि अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये होगी ग्राम पंचायत, ग्राम
पंचायत, ठीक है। इसके ऊपर जो है ब्लॉक लेवल पे क्या होगी, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और इसके ऊपर जो होगी वो होगी जिला परिषद। जिला परिषद कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट पे, जिला परिषद। तो ये तीन इस तरीके जो 3 टायर सिस्टम है, इसका इन्होंने सुझाव दिया था। दूसरी पॉइंट क्या था, रिकमेंडेशन ये थी कि जो विलेज पंचायत होगी, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी जो प्रतिनिधित्व होंगे, जो भी मेंबर जो होगा जिसको डील करेगा, वो डायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाएगा, उस ग्राम पंचायत के द्वारा। जबकि पंचायत समिति और जो जिला परिषद जो है, इनकी जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाएंगे। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण में क्या होता है, एक प्रधान होता है, एक बीटीसी के मेंबर्स होते हैं। तो जो बीटीसी के मेंबर्स होते हैं वो किसे चुनते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों को, और फिर ऐसे ही इनके सदस्य होते हैं वो जिला परिषद वाले को चुनते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली इनको चुना जाएगा। तीसरा सुझाव जो ये दिया था कमेटी ने कि सभी प्लानिंग और डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो बॉडी से बनाई गई हैं, यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद जो है वो बनाई गई हैं, तो इन्हीं को दिया जाएगा। ये जो है वो सभी प्लान करेंगे कैसे क्या डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो करानी है। चौथा पॉइंट है पंचायत समिति है। पंचायत समिति एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जबकि जिला परिषद जो है एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी है। यानी कि क्या है कि जो सबसे निचले स्तर पर जो पंचायत समिति है, गांव की जो है ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति होती है, ये जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज या डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, पंचायत समिति का। जबकि जिला परिषद जो क्या है वो उन पर निगरानी रखेगी और इनको सलाह देगी क्या काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये जिला परिषद का काम था। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो क्या होगा, चेयरमैन होगा जिला परिषद का। छठा रिकमेंडेशन थी देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज। यानी कि ये जो 3 स्तरीय लोकतांत्रिक जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इनको पावर दी जाएगी, ठीक है। कि ऐसा नहीं है केवल एक नाम के लिए, इन्हें पूरी पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ में पावर दी जाएगी ताकि ये अपना जो काम है, विकास का काम जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें। साथ में रिकमेंडेशन थी adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfill their responsibility। यानी कि ऐसा नहीं है केवल इनको पावर दे दी या इनको केवल पावर दे दी है, साथ ही साथ इनको क्या है कि पूरे तरीके से फंड्स वगैरह भी, रिसोर्सेज वगैरह दिए जाएंगे, तभी तो इनका अगर इनके पास अगर पूरे रिसोर्सेज होंगे तभी ये अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यही जो सब रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की, जो नेशनल डेवलपमेंट कमेटी थी, NDCO थी, उसने एक्सेप्ट उनको माना था। और उसके बाद में क्या है कि काउंसिल ने डिड नॉट इंस्टेड ऑन अ सिंगल रिजिड पैटर्न एंड लेफ्ट इट टू द स्टेट्स टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न सुटेबल टू लोकल कंडीशंस। यानी कि क्या है कि जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था कि राज्य जैसा चाहे अपने संसाधनों के हिसाब से इनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। यानी कि जो पंचायत राज प्रणाली है इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो राजस्थान था। अब रख लो इस स्कीम का जो इनॉग्रेशन किया गया, मतलब उद्घाटन जो चालू की गई थी, वो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। और राजस्थान के बाद जो दूसरा जो स्टेट बना था जिसने PRI सिस्टम लागू किया था वो था आंध्र प्रदेश। और फिर धीरे धीरे ये ज़्यादातर सभी राज्यों में जो है वो इस सिस्टम को जो है अडॉप्ट कर लिया था। अब ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिड 1960 तक यानी 1960 के दशमलव तक ज़्यादातर सभी ने जो है वो इसको अपने अपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया था। लेकिन हर राज्य में ऐसा हो सकता था कि ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ 3 स्तरीय प्रणाली हो, कुछ राज्यों ने जो है वो 2 स्तर की प्रणाली को भी एक्सेप्ट किया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 टायर सिस्टम तमिलनाडु है, तमिलनाडु में केवल क्या 2 टायर सिस्टम अडोप्ट किया था। वेस्ट बंगाल जबकि दूसरे हाथ पे है उसने 4 टायर सिस्टम भी अडोप्ट किया है। राजस्थान जो आंध्र प्रदेश पैटर्न पे पंचायत समिति वाज फॉलोड एज दी पावरफुल लोग, यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे जिस राज्य को सुटेबल लगा उसने उसी हिसाब से जो है वो इसकी रिकमेंडेशंस को, इस सिस्टम को अपने यहाँ पर लागू किया था। यानी कि जो केंद्र सरकार ने जो है वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था कि वो जैसा चाहें उस तरीके से जो वो अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन लागू सभी को करना था।
उसके अलावा भी कुछ ऐसी कमेटीज़ जो हैं वो समय समय पर बनाई गई हैं, ताकि जो भी एक रिफ़ॉर्म की ज़रूरत हो वो जो है वो कमेटीज़ उन्हें बताएँ, ताकि जो पीआरआई सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट इस सीरीज़ में जो कमेटी बनाई गई थी, अगली कमेटी बनाई गई थी वो थी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो बनाई गई थी 1977 में बनाई गई थी, 1977 में, और जनता गवर्नमेंट थी उसने इस कमेटी को बनाया था, और इसकी जो चेयरमैन थे वो कौन थे? अशोक मेहता। तो देखो एक बात और है कि कमेटीज़ चाहे पॉलिटी पॉइंट से हो, चाहे हिस्ट्री में बनाई गई हो, या कोई भी कमेटी है, ज़्यादातर जो कमेटी का जो नाम होता है वो उसके चेयरमैन पर ही डिपेंड करता है, कि जो उस कमेटी का चेयरमैन होगा उसी वही जो नाम उस कमेटी का रख दिया जाता है। तो अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में बनाई गई थी, इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो अगस्त 1978 में सरकार को सौंपी, और उसमें 132 रिकमेंडेशन थी वो सरकार को दी थी, ताकि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? देखो, इन्होंने भी यही कहा था कि 3 टायर सिस्टम में पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2 टायर सिस्टम, यानी कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले जो बनाई गई थी, उसने जहाँ 3 स्तरीय प्रणाली की बात की थी, वहीं पर अशोक मेहता कमेटी किसकी बात करती है? 2 स्तरीय प्रणाली की। और वो कौन सा है? एक तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसके अंडर जो है वो मंडल पंचायत, यानी कि जो हमने देखी थी कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन्होंने दोनों को रिप्लेस कर उसकी जगह पर क्या है? मंडल पंचायत कर दिया। अब ये मंडल जो पंचायत है, ये क्या होगा? इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि 2-4 जो गाँव हैं, उन गाँवों को जोड़कर एक मंडल बना दिया था। ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने ये 2 टायर सिस्टम की बात की थी। दूसरा है, ए डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट, यानी अगर हम राज्य के नीचे की बात करें, मतलब राज्य के अंडर बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट का था। डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला पॉइंट हुआ जहाँ से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी नीचे की तरफ के लिए। तीसरी रिकमेंडेशन थी कि जिला परिषद शुड बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद होगी वही तैयार करेगी कि कैसे प्लान करा जाएगा, कैसे फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर की जाएंगी। तो टोटल जो काम जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर दी गई थी? जिला परिषद के ऊपर, अशोक मेहता कमेटी में। चौथी इसकी रिकमेंडेशन है क्या है? कि देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत इलेक्शन, यानी कि सभी पंचायत इलेक्शन पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मार्क कर सकते हैं आप, कि एक बढ़िया सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज सिस्टम है, इन्हें पीआरआई सिस्टम जो है, इनको एक ऐसी पावर दे दी गई थी ताकि ये अपने जो संसाधन यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको ये खुद मोबिलाइज कर सकें, मतलब उनको खुद अपनी रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकें, इन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। छठा पॉइंट क्या था इन्होंने? कि एक रेगुलर बेस पे जो है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एजेंसीज हैं और कमेटीज़ जो है वो ऑडिट करेंगी अकाउंट को, ताकि जो फंड है जो एलोकेट किया गया है वो जिस वर्ग के लिए दिया गया, मतलब जो सोशल और बैकवर्ड जो पीपल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो उन तक सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, तो समय समय पर क्या इसको ऑडिट किया जाएगा। सातवां है, स्टेट गवर्नमेंट जो है शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो जो राज्य सरकार है वो नज़रअंदाज कर दे, इनकी जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर बेसिस पर किए जाएंगे। नेक्स्ट इनकी थी कि न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज अ सेपरेट बॉडीज फ्रॉम द डेवलपमेंट पंचायत, यानी कि न्याय पंचायती बनाएंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 8, कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद जो बनी थी कौन सी? अशोक मेहता कमेटी, उसने न्याय पंचायतों की बात की थी, और ये जो न्याय पंचायत जो होगी वो छोटे लेवल पर छोटे छोटे केसेस हैं, यानी कि सिविल और क्रिमिनल मामले जो होते हैं उनका जो निपटारा है वो इन पंचायतों में किया जाएगा, न्याय पंचायतों में। अब इससे एक चीज़ तो और भी थी कि जो हमारे यहाँ कोर्ट्स पर बर्डन है, मतलब जो पहले से ही जिन पर ओवर बर्डन है केस का, वहाँ थोड़ी राहत मिल सकेगी, ताकि जो भी छोटे लेवल के जो केसेस हैं उनको इन न्याय पंचायतों के द्वारा उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट था, और नेक्स्ट बात करते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाए जाएंगे हर राज्य में। ये इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उससे कंसल्ट करने के बाद जो पीआरआई के इलेक्शंस वगैरह उनको कंडक्ट कराएंगे। डेवलपमेंटल functions should be transferred to the जिला परिषद and all development staff should work under its control and supervisions.
11वां वॉलंटरली एजेंसी शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग दी सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर पंचायत राज, यानी कि जो भी एजेंसी बनाई जाएंगी उनका एक सबका अपना अपना काम होगा, ताकि जो पंचायती राज है उनके लोगों के लिए जो भी संसाधन है उनको सपोर्ट कर सके, उनको मोबिलाइज उन तक पहुँचा सकें। ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी इनकी कि एक मिनिस्टर ऑफ पंचायती, यानी कि पंचायती राज का एक मंत्री होगा, और ये मंत्री किसमें होगा, जो राज्य की विधान परिषद, राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी मंत्री परिषद जो होगी उस स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उसमें एक मिनिस्टर बनाया जाएगा, और ये मिनिस्टर किसका होगा, पंचायती राज का, जो कि खासकर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर, इस सिस्टम पर जो है वो ध्यान रख सके। नेक्स्ट थी सीटें जो हैं एससी और एसटी के लिए रिजर्व की जाएंगी और इनकी पॉपुलेशन के आधार पर। नेक्स्ट है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये भी है कि जब तक इनको एक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा इन कमेटीज़ को, इस इंस्टीट्यूशन को, तब तक इसको जो राज्य है वो सही से इसे लागू नहीं कर पाएंगे, मतलब वो नहीं कर पाएंगे। जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनली एक दर्जा मिल जाएगा तो सभी राज्य होंगे वो बाध्य हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए इसको संवैधानिक दर्जा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये कुछ कमेटीज़ थी, कमेटी हैं, रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता कमेटी की। ठीक है। अब सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ कि ये जनता गवर्नमेंट के द्वारा तो बनाई गई थी कमेटी, लेकिन जैसे ही केंद्र में जनता की सरकार गिर गई तो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राज्य थे, 3 ऐसे राज्य थे, कौन कौन से, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिसने इस कमेटी के जो भी सुझाव थे वो अपने यहाँ लागू किए थे। ठीक है। नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो आती है जीवी के राव कमेटी। अब जीवी के राव कमेटी की रिकमेंडेशंस देखें तो देखो जितनी भी कमेटीज अब बनाई जा रही हैं तो मेन कमेटीज अभी हमने देखी थी बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। इन्हीं की जो रिकमेंडेशन हैं, जितनी भी कमेटीज आगे बनाई गई हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, अन्यथा कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, सबकी एक जैसी ही अपने अपने सुझाव रहे हैं। तो ये कमेटी जो बनाई गई थी जीबी के राव कमेटी, इनका मेन काम क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवी के राव वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985, यानी कि 1985 में प्लानिंग कमीशन ने बनाया था इसको। और इसको किस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो प्रशासनिक जो एक अरेंजमेंट है जो रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास के लिए कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है, जिससे गरीबी को भी कम किया जा सके, उसी उद्देश्य से जीबी के राव कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। अब ये जो ये जो कमेटी थी, ये कमेटी ज़्यादातर जो बात करती है वो किसकी बात करती है, ब्यूरोक्रेसी की। इन्होंने बात कहा था कि हमारा जो पीआरआई सिस्टम है इसमें जो ज़्यादा जिम्मेदारी है ना वो ब्यूरोक्रेसी को दिया जाए, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को दिया है, क्योंकि इनका ये मानना था कि ब्यूरोक्रेट्स जो होता है उनके पास एक बेटर नॉलेज, अच्छी नॉलेज होती है और वो सही से जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको जो ज़मीनी स्तर पर पहुंचा सकेंगे। तो इन्होंने जो है ज़्यादातर जो जोर दिया था वो किस पे दिया था, ब्यूरोक्रेसी पर। तो इस कमेटी की देखो रिकमेंडेशन यही है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी बनाई जाएगी जिसको जिला परिषद कहेंगे, सही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट होगी। और नेक्स्ट पॉइंट यही था कि पीआरआई सिस्टम जो है इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल शुड बी असाइन एन इम्पॉर्टेंट रोल विद रेस्पेक्ट टू द प्लानिंग। कुछ अन्य कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ वही है जो पीछे हमने कमेटीज रिकमेंड जो पढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट कमेटी हम बात करते हैं एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम जो सिंघवी कमेटी है इसको बनाया गया था 1986 में, राजीव गांधी की सरकार थी तब इस कमेटी को बनाई गई थी, और किसके नेतृत्व में, एल एम सिंघवी की नेतृत्व में। तो इन्होंने भी ये कही थी कि पीआरआई सिस्टम है उसको संवैधानिकता दी जाए। दूसरा जो न्याय पंचायतें हैं वो बनाई जाए ताकि जो नीचे ग्रामीण लेवल पर छोटे मोटे केस को सॉल्व किया जा सके। दूसरी बात द विलेजेस शुड बी रीऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल, यानी कि जो गांव में ग्राम पंचायत रहेंगी उनको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए गांव में एक अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है। दूसरी पॉइंट था अगला, जो विलेज पंचायत है शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो उन्हें दिए जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने रिकमेंडेशन की दी थी कि जो जुडिशल ट्राइब्यूनल्स बनाई जाए, यानी कि न्याय की जो जुडिशल ट्राइब्यूनल्स बनाई जाए, और ये किस लिए कि जो भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन से रिलेटेड यदि कोई भी कंट्रोवर्सी है तो वो इन ट्राइब्यूनल्स के द्वारा इनके माध्यम से उसको सॉल्व जो है किया जा सके। तो ये कुछ कमेटी रिकमेंडेशन थी एल एम सिंघवी कमेटी की।
नेक्स्ट सीरीज में आती है वो आती है थुंगन कमेटी। थुंगन कमेटी बनाई गई थी 1988 में, ठीक है। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी। चेयरमैन कौन थे? पी के थुंगन। और मेन मेन उद्देश्य क्या था इसका कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की जाएगी तो कैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो दोनों मशीनरी हैं उनको एक तरीके से दोनों एक साथ कैसे वर्क कर सकें, बेटर कोऑर्डिनेशन दोनों बीच में कैसे किया जा सके, उस उद्देश्य से जो थुंगन कमेटी है वो बनाई गई थी। तो जो पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, पहले तो सबकी मेन वही है कि जो पीआरआई सिस्टम है उसको संवैधानिकता दी जाए। तीसरा क्या है कि 3 टायर जो सिस्टम बनाया जाए। जिला परिषद जो होगी वो मेन पॉइंट होगा और यहीं से पूरी जो सिस्टम है नीचे मशीनरी का कंट्रोल किया जाएगा। इनका एक फिक्स टेन्योर होगा, वो कितना 5 साल। मैक्सिमम पीरियड जो होगा दोनों बॉडीज़ के बीच में वो कितना होगा 6 साल का, 6 महीने का सॉरी। एक प्लानिंग कमेटी बनाएगी जो कि कोऑर्डिनेट कमेटी कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिटेल लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में एक पंचायती राज मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, ठीक है, उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी और उसको संविधान में जोड़ा जाएगा। रिजर्वेशन रखा जाएगा। रिजर्वेशन किसके लिए? तीनों सिस्टम पे, मतलब तीनों टायर जो हैं इन पर रिजर्वेशन रखा जाएगा, खासकर महिलाओं का भी उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और SC ST का। एक स्टेट की फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी हर राज्य में जो कि बताएगी कितना जो फंड है वो इन पीआरआई सिस्टम को दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी थुंगन कमेटी की। नेक्स्ट इस सीरीज में आती है गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी बनाई गई थी 1988 में। इसके चेयरमैन थे BN गडगिल, ठीक है। इसका भी मेन उद्देश्य वही था कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, उसके संबंध में इस कमेटी को बनाया गया था, ठीक है। तो इनकी भी रिकमेंडेशन ये थी कि पहले तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, 3 सिस्टम वाली जो प्रणाली उसको अडॉप्ट किया जाए, 5 साल के लिए इसको बनाया जाए, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल रहेगा। तीनों लेवल पर जो इलेक्शन होगा मतलब तीनों लेवल के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। इनका एक ये सुझाव था। रिजर्वेशन रखा जाएगा SC और ST की महिलाओं के लिए, ठीक है, SC ST और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है जो पंचायती राज बॉडीज़ हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए क्या है कि प्लान तैयार करें और वो प्लान कैसे इम्प्लीमेंट वगैरह किया जाएगा वो सब इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। साथ ही साथ पंचायती राज जो बॉडीज़ हैं इनको पावर दी गई थी कि आप लेवी लगा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं इन अप्रोप्रिएट टैक्स, यानी कि टैक्स और ड्यूटी से लगाने का और कलेक्ट करने की भी पावर जो है पंचायती राज को दी गई थी। एक स्टेट की फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी। ये कमीशन क्या है कि एलोकेट करेगी फाइनेंस टू दी पंचायत की कितना पंचायतों को फंड जो है वो दिया जाए। साथ ही एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जो कि पंचायत के इलेक्शन है वो कौन कराएगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन। The above recommendation of the Gadgil Committee became the basis for the drafting and amendment bill aimed conferring the constitutional status and protection to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि अब तक जितनी भी कमेटीज बनाई गई हैं तो जितनी कमेटीज है इनकी थोड़ा बहुत ही अगर हमें छोड़ दें तो ज़्यादातर सभी की रिकमेंडेशन एक जैसी थी। तो जब एंड तक जब कमेटी ये बन चुकी थी तब जो गडगिल कमेटी थी वही कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक आधार बनी और जिसके आधार के अनुसार ही पीआरआई सिस्टम को एक संवैधानिकता जो है वो दी गई थी। तो देखो देखते हैं कि कैसे संवैधानिकता कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे दिया गया था। तो राजीव गांधी की सरकार जब आई थी उन्होंने 64वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए थे लोकसभा में, ठीक है। कब लेकर आए थे? 1989 में, कि जो पीआरआई सिस्टम है इसको एक संवैधानिकता दी जा सके ताकि ये और ज़्यादा पावरफुल बन सकें, ठीक है। तो ये जो बिल था ये लोकसभा ने तो पास कर दिया था अगस्त 1989 में, लेकिन राज्यसभा ने इसको अप्रूव नहीं किया था। और राज्यसभा ने अप्रूव नहीं करने के पीछे क्या कारण था कि यहाँ पर जो अपोजिशन था, अपोजिशन ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया था इसको, ठीक है, इसीलिए राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो सरकार आती है बीपी सिंह की, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी बीपी सिंह की, उन्होंने 1989 में, ठीक है, एक बार फिर से प्रयास किया था कि इसको जो पीआरआई सिस्टम है इसको संवैधानिकता दिलवाई जा सके। तो इन्होंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कैसे पंचायती राज की जो बॉडीज हैं इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस थी अप्रूव द प्रपोजल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्सिक्वेंटली अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन सेप्टेम्बर 1990। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने भी एक नए तरीके से बिल लेकर आए थे। राजीव गांधी के द्वारा जो बिल लाया गया था
वो बिल को हटा दिया गया था। ये एक अपने स्तर से एक नया बिल लेकर आए थे, लेकिन 1990 में लोकसभा में तो इसको पारित कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही इसको पारित किया जाता इनकी सरकार जो है गिर गई, और गिरने के बाद जो बिल है वो क्या है, वो लैप्स हो गया था। नेक्स्ट कमेटी फिर नेक्स्ट सरकार आती है, नरसिम्हा राव की सरकार आती है। ये कांग्रेस की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव उस समय पर पीएम थे। इन्होंने क्या है कि एक बार फिर से प्रयास किया था कि पंचायत राज बॉडी से उनको संवैधानिकता दिलवाई जा सके। तो इन्होंने ही क्या है कि लोकसभा में एक बिल लेकर आए थे 1991 में, ठीक है। और उसी बिल के हिसाब पर जो ये बिल पास किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, यानी कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पीआरआई सिस्टम जो है इसको संवैधानिकता दिलाई गई थी। और ये कब से लागू लागू हुआ है, 24 अप्रैल 1993। अब आपको ये याद रखना है कि जो पीआरआई सिस्टम है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब किया गया था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया, 1992 में, ठीक है। अब ये जो एक्ट था 1992 का, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो वही देखते हैं। पहली बात तो एक नया पार्ट जोड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पार्ट क्या है, पार्ट 9। तो पार्ट 9 जोड़ता है, और इसका नेम क्या रखता है पार्ट का, पंचायत दी पंचायत। अब इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जो है वो प्रोविजंस हैं पंचायती राज के बारे में बताते हैं। और एक नया शेड्यूल जोड़ा गया था, और शेड्यूल का क्या नाम है, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ, शेड्यूल कौन सा है, 11th शेड्यूल, ELEVENTH, 11th शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब ये जो पीआरआई सिस्टम हमारे यहाँ लागू किया गया था, तो ये एक मेन एम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 40 है डीपीएसपी का, वो क्या कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोय देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिटी ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि हर राज्य को एक पावर दी गई है, एक हर राज्य की एक ड्यूटी है कि वो अपने यहाँ पर जो विलेज पंचायत हैं उनको गठन करें, और उनको जितनी भी पावर हो सकती है उसमें भी पावर दी जाए, ताकि वो अपना विकास और अपने विकास के संबंध में निर्णय जो है वो ले सकें। ये आर्टिकल नंबर 40 जो है डीपीएसपी का बात करता है। तो इसी को लागू करने के लिए ये जो एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1992 में, ठीक है। तो इसमें नीचे सब वही बताया गया है और कुछ अलग नहीं है खास। नेक्स्ट हम बात करें साइलेंट फीचर्स की। साइलेंट फीचर्स, अब पहले ग्राम सभा। अब ये जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, सीधे सीधे डेफिनेशन जो है उसमें पूछी जाती है कि ग्राम सभा क्या है। तो अब जी एक्ट है, ये एक डेफिनेशन बताता है ग्राम सभा की। अब ग्राम सभा का मतलब क्या है, ये एक ऐसी बॉडी होती है कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड in the electoral roll of a village comprised with the area of the पंचायत at the village level। यानी कि ग्रामीण लेवल पर एक पंचायत होती है, मतलब एक गांव हो या दो गांव, एक बहुत सी बार क्या होता है कि एक पंचायत में छोटे छोटे कई गांव जो है वो उन्हें मिला दिए जाते हैं। तो वहाँ की जो एक वोटर लिस्ट होती है, तो जितने भी पर्सन्स उस वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, वही बॉडी को क्या कहा गया है, ग्राम सभा। तो इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। यानी कि एक पंचायत में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है, उस असेंबली में, उसी को विलेज असेंबली एक ग्राम सभा कहा जाता है। अब ये कुछ फीचर्स हैं इस एक्ट के। ये एक्ट क्या, थ्री टायर सिस्टम की बात करता है, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। 3 टायर सिस्टम की बात करता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट इसका फीचर्स क्या है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन। कि जैसे ग्रामीण लेवल पर क्या होगी कि जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्टली होंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद पर जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्टली किए जाएंगे, ठीक है। चेयरपर्सन जो होगा पंचायत और अदर मेंबर्स होंगे पंचायत की, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे एंड इनडायरेक्टली शेयर हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द पंचायत। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, यहाँ पर देखो एससी और एसटी को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रिजर्व की गई सीटें, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत की बात करें तो इनका जो कार्यकाल कितने समय के लिए फिक्स किया गया, 5 साल के लिए। तो 5 साल है।
और इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन यानी कि अगर भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा। और ये किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो स्टेट की इलेक्शन कमीशन बनाई गई है जो खास करके जो पंचायती राज हैं इसकी इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशंस, कि कब एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसमें उसको कंटेस्ट करने से अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वो भी पर्सन जो है पीआरआई के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और या राज्य के किसी भी कानून के तहत किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया गया तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर जो एज फिक्स की गई है वो कितनी की गई है? 21। जैसे जबकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो कितनी है? 25 है। जबकि जो पंचायती इंस्टीट्यूशन में जो मिनिमम एज फिक्स की गई है वो की गई है 21। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है जो कि क्या है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि राज्य का जो चुनाव आयोग बनाया गया है उसको पावर दी गई है कैसे वो इनका इलेक्शन कराएगा, कैसे वो मतदान सूची को तैयार करेगा, सभी जो जिम्मेदारी है वो राज्य की इलेक्शन कमीशन को दी गई है। पावर्स तो वो सभी पावर्स जो है वो पंचायत को दी गई हैं जो कि ज़रूरी हैं उनके अपने डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट प्लान कैसे उन्हें तैयार करना है, ठीक है, ये सभी के लिए उन्हें सभी पूरी पावर्स जो है वो दी गई हैं। अब जो 11th शेड्यूल जो अभी हमने जोड़ा था, एक नया शेड्यूल जोड़ा गया है, इसमें टोटल मैटर्स कितने हैं? 29 मैटर्स हैं, ठीक है। तो 29 मैटर्स को इसमें रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस के संबंध में भी क्या है कि स्टेट की एक फाइनेंस कमीशन बनाई गई है। और ये कौन बनाया? गवर्नर बनाएगा और हर 5 साल बाद ये बनाई जाती है। जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये जो कमीशन होती है वो रिकमेंड करती है कि कितना जो फाइनेंस है वो राज्य की जो पंचायत हैं इनको दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ पावर्स दी गई हैं जो पंचायत को, कि जैसे वो अपना टैक्स वगैरह है वो लगा सकते हैं, ड्यूटीज वगैरह है, टोल है और फीस जो है उनको कलेक्ट करने की उन्हें पावर द्वारा दी गई है। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन अभी हमने कवर कर ही ली है। फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? गवर्नर। और ये हर 5 साल बाद बनाई जाती है जो कि बताती है कि कैसे कैसे जो फंड है उसको बांटा जाएगा। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, यानी कि राज्य का जो विधानमंडल है वो प्रोविजन बना सकते हैं किसी संबंध में कि कैसे पंचायत को मेंटेनेंस जो है वो अकाउंट वगैरह तैयार करने हैं और कैसे फंड को एलोकेट करना है। एप्लीकेशन टू दी यूनियन टेरिटरीज, अब बात करते हैं कि जो पंचायत सिस्टम है क्या ये सभी यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होता है? तो जो प्रोविजन है इस पार्ट का वो एप्लीकेबल है यूटीज पर भी, लेकिन प्रेसिडेंट में डायरेक्ट दैट दे वुड अप्लाई टू अ यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू एन सच एक्सपेक्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऐसी ही में भी स्पेसिफाई। यानी कि जो यूटीज के संबंध में पावर जो दी गई है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। प्रेसिडेंट चाहें तो जैसा चाहें वैसा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ यूटीज पर भी लागू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पीआरआई सिस्टम है वो लागू नहीं होता है, या वहाँ पर लागू भी होता है तो पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब उसमें पार्लियामेंट संशोधन कर देती है तभी लागू होता है। जैसे कि हमारा जो 5th शेड्यूल है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अलग स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये जो एक्ट लागू नहीं होता है। शेड्यूल एरियाज, ट्रैवल एरियाज इन दी स्टेट, यानी कि एक स्टेट में शेड्यूल एरियाज, ट्रैवल एरियाज है वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। मणिपुर में लागू नहीं होता है। दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ की कुछ एरियाज में ये लागू नहीं होता है। और अगर लागू किया भी जाता है तो पार्लियामेंट जो है उसमें कुछ उसके प्रोविजंस में कुछ ना कुछ बदलाव करती है तब इसको लागू किया जाता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी। अब हम इसमें देखते हैं कि जो 11th शेड्यूल है उसमें 29 आइटम्स रखे गए हैं कौन कौन से हैं, कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है वो 11th शेड्यूल में लाई करता है। तो एग्रीकल्चर को रखा गया है, लैंड इम्प्रूवमेंट से संबंधित या लैंड रिफॉर्म से संबंधित भी मैटर्स है वो 11th शेड्यूल में रखा गया है। और माइनर इरीगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, मत्स्य पालन है, सोशल फॉरेस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इसी में रखा गया है। खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री है, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी जो पीने का पानी है वो भी इसी में रखा गया है। फ्यूल एंड फूडर, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक पिछले सालों में कि फ्यूल एंड फूडर जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये ध्यान रखने की जो पीआरआई सिस्टम है उसी में आता है, यानी कि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है।
कैसे रूरल की जो इलेक्ट्रिसिफिकेशन है, ग्रामीण में कैसे बिजली का काम है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैसे जो पॉवर्टी उसको कम किया जाएगा। शिक्षा है, एडल्ट लाइब्रेरीज, कल्चर एक्टिविटीज़, मार्केट जो मेले वगैरह लगते हैं, बाज़ारें लगती हैं वो भी। फैमिली वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे परिवार को नियंत्रण या परिवार से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं वो भी सब पावर दी गई है पंचायती राज को। सोशल वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एसेट्स, ये सभी जो आइटम्स हैं वो कहाँ रखे गए हैं, पंचायती राज जो 11th शेड्यूल में। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब ये जो सिस्टम बनाया जा रहा था तब केंद्र सरकार ने क्या है कि एक ऑप्शन दिया था स्टेट्स को कि वो जैसा चाहें वैसे इस सिस्टम को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है वो लागू हर राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि कंपलसरी है, मतलब जिनको हर राज्य के द्वारा अपने यहाँ लागू किया जाएगा, और कुछ ऐसे वॉलंटियर्स बनाए गए थे कि ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्हें लागू करें या ना करें। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि कंपलसरी प्रोविजंस की बात करें तो पहली बात तो यही है कि ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, पंचायत बनाई जाएंगी विलेज लेवल पर, और इंटरमीडिएट लेवल पर देखा था हमने क्या है, पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद, ये तो सभी के यहाँ बनाए जाना है। इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कराए जाएंगे पंचायत की चेयरपर्सन्स के, सभी को वोटिंग का राइट होगा। ठीक है, मिनिमम एज कितनी फिक्स की गई है, 21 साल की गई थी। SC ST या वुमेन्स के लिए तीनों लेवल पर जो है वो रिजर्वेशन रखा जाएगा। और 1/3 जो सीटें हैं, ठीक है, सभी लेवल पर जो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितना 5 साल के लिए फिक्स किया गया था, और यदि डिजोल्यूशन हो जाता है तो उस केस में 6 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कराना होगा। और हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जो पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट करेगी, एक फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी। तो ये 11 प्रोविजंस जो थे वो कंपलसरी प्रोविजन है, ये मतलब हर किसी को, अब हर स्टेट को अपने यहाँ लागू करने ही है। अब कुछ वॉलंटियरली से कौन कौन से, जैसे कि एंडोइंग द ग्राम सभा विद पावर एंड फंक्शन टू द एफ द विलेज लेवल, यानी कि ग्राम सभा को जो पावर देनी है, क्या कामकाज होंगे विलेज लेवल पर, इसके संबंध में वो अपना जैसे चाहे वैसे डिसाइड कर सकते हैं। डिटरमाइन अब जो विलेज पंचायत की जो चेयरपर्सन है उसके इलेक्शन कैसे कराई जाएंगी, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविजंस में रखा गया है। ठीक है, अब और पंचायतें देखो, और भी जो ऑप्शन है आप मैंने खुद पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें है नहीं। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी कि वो ये कि इंटरमीडिएट लेवल पर कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे चेयरपर्सन है, उसके संबंध में जैसा राज्य चाहे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट है, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लास इन दी पंचायत एट सेंट लेवल, यानी कि जो BCs हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके पर्सनस को भी जो सीटें रिजर्व करनी है या नहीं करनी है, वो राज्य जो है वो अपने हिसाब से इनमें कर सकते हैं। तो ये जो है वो राज्य के ऊपर है, वॉलंटरली उन्हें दे कुछ आज़ादी उन्हें भी दे दी गई थी, भी आप भी इस विषय में निर्णय ले सकते हो। अब नेक्स्ट है पीसा एक्ट। पीसा एक्ट का क्या कि कब पास हुआ था, 1996 में, ये इंपॉर्टेंट है पीसा एक्ट। अब जो पार्ट 9 था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने देखा था कि फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन सी एरियाज हैं, ये बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो इसमें रखी गई हैं, और ये लगभग 10 एरियाज के करीब में 10 स्टेट हैं जहाँ पर कुछ एरियाज शेड्यूल्ड एरियाज में रखी गई हैं, इस कैटेगरी में रखी गई हैं। वहाँ पर ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होता, और अगर लागू होता है तो इसमें कुछ संशोधन के बाद ही लागू होता है। तो इस एक्ट का जो पूरा नाम है वो है पंचायत प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, जिसको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, पीसा एक्ट या एक्सटेंशन एक्ट। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के, पीसा एक्ट के, तो पहला यही है, टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत टू द शेड्यूल्ड एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, यानी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ पर जो पार्ट 9 को लागू करना है तो लेकिन कुछ संशोधन के साथ ही लागू किया जाएगा। दूसरी बात क्या है, प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पीपल्स, यानी कि जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए कैसे अपना स्वयं शासन करना है उसके बारे में उन्हें बताना। टू हैव विलेज ऑर्गेनाइज
ब्लेस गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक देम ग्राम सभा एज अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। यानी कि क्या है कि हमारे लोकसभा में क्या है, हमारे लोकतंत्र में क्या है कि जो ग्रामीण जो सुशासन है, गवर्नेंस है, उसके बारे में उन्हें बताया जाए, ताकि जो ग्राम सभा एक मेन सेंटर बने जहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ है जहाँ से लागू की जाएँ। टू इवॉल्व अ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, टू सेफगार्ड एंड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन कस्टम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी कस्टम्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। इसीलिए इस एक्ट को जो पास जो पार्ट 9 है वो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ उस पर लागू किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ बात करता आइए पीसा फीचर्स की बात है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब कुछ है नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट अगर देखें तो फाइनेंस के बारे में अभी हमने देख ही लिया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है। और यूनियन की भी फाइनेंस कमीशन बना दी जाती है। यूनियन की जो फाइनेंस कमीशन होती है वो भी यूनियन गवर्नमेंट की बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, यानी 280 पे जो केंद्र की फाइनेंस कमीशन होती है वो भी अपने सुझाव दे सकती है कि कैसे जो पीआरआई सिस्टम है, जो पंचायत सिस्टम्स हैं, इनको फंड जो है वो एलोकेट किया जाए, ठीक है। राज्य की तो फाइनेंस कमीशन होती है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र की भी जो है इस पर अपनी सलाह दे सकती है। तो यही है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जो भी था मैंने इसमें बता दिया है। अब यहाँ पर दिया गया कुछ कारण दिए गए हैं, कैसे कि लैक रीजंस फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस, मतलब कैसे क्या क्या कारण है कि ये सही से लागू नहीं हो पाई है, इस तरीके से कुछ ज़्यादा नहीं है। देखें तो लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, यानी कि जिस तरीके से एक सोचा गया था, पहले जो स्टेप उठाए गए थे कि पावर दी जाएगी, ज़्यादातर पावर जो है वो जो छोटे लेवल पर दी जाएगी, उसकी कमी रह गई है। दूसरी क्या है कि एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ज़्यादातर जो है इसमें कंट्रोल किसके हाथ में दी गया है, ब्यूरोक्रेसी की। टाइड नेचर ऑफ द फंड्स, यानी कि फंड जो भी दिया जाता है वो सही से लोअर लेवल्स पर नहीं पहुंच पाता है। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग, यानी कि जो लोअर लेवल है वो ज़्यादातर क्या है कि गवर्नमेंट के फंड पर ही डिपेंड रहते हैं, जिस हिसाब से जिस कारण जो है वो अपना कामकाज या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें इस कारण हैं जिसकी वजह से जो पीआरआई सिस्टम है पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है पूरा ख़त्म होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।